तो आज हम इंडियन हॉस्पिटल्स को इसी पैमाने पर जज करेंगे और बात देखेंगे कि इस प्रकार की सुविधाएं हैं या नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं भारत के मेडिकल बजट के बारे में। भारत का 2014-15 का मेडिकल बजट 5.4 बिलियन अमेरिकन डॉलर था, जो कि इंडियन रुपीज में 337 बिलियन रुपीज बनता है। हालांकि बजट में कुछ सकारात्मक चीजें भी शामिल थी, जैसे है आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुष को बढ़ावा दिया गया। और इस बजट में आयुष को 495 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो 2013-14 के बजट से 27% अधिक था। इसमें ग्रामीण स्वास्थ्य के साथ साथ चिकित्सा विभाग और अनुसंधान को भी शामिल किया गया और इसमें 12 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा गया। लेकिन इस बात पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है कि 2014 की स्वास्थ्य बजट में विकसित देशों की तुलना में बहुत कम था। 2014 में भारत का स्वास्थ्य पर कुल जीडीपी का केवल 1.1% था, जबकि विकासशील देशों के लिए कम से कम जीडीपी का 6% होना चाहिए। अब हम बात करते हैं 2023 के बजट के बारे में और 2014 से लेकर 2023 तक कितना बदलाव देखने को मिला है। भारत का 2023 का मेडिकल बजट 124 बिलियन अमेरिकन डॉलर था, जो कि इंडियन रुपीज में 89,155 करोड़ रुपए बनता है। अगर हम इस बजट की तुलना 2013 के बजट से करें तो यह 2013 से लगभग 2 गुना है। भारत की वर्तमान सरकार ने मेडिकल क्षेत्र में काफी अच्छे कदम उठाए हैं, लेकिन फिर भी भारत की जनसंख्या को देखते हुए ये उतने सफिशिएंट नहीं है। इस बजट में से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और 10,000 करोड़ रुपए अस्पतालों के लिए खर्च किए जा रहे हैं। भारत में 2014 से पहले कुल 387 मेडिकल कॉलेज थे, जो कि 2023 में बढ़कर 704 हो गए। इसका मतलब यह है कि 2014 से लेकर अब तक 317 नए मेडिकल कॉलेज ओपन हुए हैं। इसमें लगभग 82% की वृद्धि देखी गई। उन्होंने भारत के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक वृद्धि की है और इस पर सरकार की प्रशंसा भी बनती है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। उनमें से एक है मैनेजमेंट। सरकारी अस्पतालों के मैनेजमेंट में काफ़ी लूपहोल्स देखने को मिलते हैं। तो इसी को देखते हुए हम गए जयपुर के अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में से एक ESIC हॉस्पिटल में और वहाँ जाके हमने लोगों से उनका पर्सनल एक्सपीरियंस पूछा कि वहाँ पे उन्हें कैसी मैनेजमेंट देखने को मिल रही है, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बहुत परेशान हो रहा हूँ, 3 दिन से चक्कर काट रहा हूँ। कितना पैसा है आपको? मेरे को 3 दिन हो गए लगातार, 3 दिन से चक्कर काट रहा हूँ, अभी तक मेरे को दवा नहीं मिल पाई। अभी तक नहीं बनी आपको? चला नहीं जा रहा, फिर भी आ रहे हैं 3 दिन। क्या करें, इनकी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुनाई नहीं करते। यहाँ के लोग 4 बजे बाद में दवाई नहीं देते, इनकी 2 घंटे से पहले नंबर नहीं आता। एक चीज को दिखाने के लिए इसमें कम से कम 4 दिन लगाने पड़ते हैं, जब जाके दवा मिलती है। वो उसके बाद में भी दवा पूरी नहीं मिलती, आधी दवा मिलती, आधी है नहीं है। वो पट्टी के लिए कहते हैं तो कहते हैं पट्टी है नहीं, खत्म होगी, 2 महीने से पट्टी नहीं आ रही है हमारे यहाँ। ये इन लोगों का जवाब है। क्या करें, क्या कहें इन लोगों से हम? पैर से लाचार हो, चलने में दिक्कत हो रही है, फिर कोई सुनता ही नहीं है। नंबर है मैं बहुत दूसरा पर्ची आ रहा है, ले जाओ। जो लगा है वो लगे रहे, बीच बीच में घुसा रहे हैं। तो आप इन वीडियोस के माध्यम से देख सकते हैं कि लोगों को 2-2, 3-3 दिन तक दवाइयाँ नहीं मिल रही, जो कि एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वहाँ पे जो आम जनता जाती है, उन्हें एक दिन में दवाइयाँ ना मिलकर 2-2, 3-3 दिन उन्हें लाइन में लगना पड़ रहा है। और हमें देखने को मिल रहा है कि हॉस्पिटल का इंफ्रा बहुत अच्छा है, वहाँ की आसपास की सड़कें अच्छी बनी हुई है, लेकिन वहाँ की मैनेजमेंट खराब होने के कारण इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब हम जानते हैं कुछ सरकारी अस्पतालों की कमियों के कारण होने वाली मौतों के बारे में। सरकारी अस्पतालों में हुई कमियों के कारण होने वाली मौतों का कोई ऑफिशियल आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार यह 2014 में 1 लाख से अधिक हो सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर बनता है। अगर एक भी व्यक्ति की जान सरकारी अस्पतालों की कमियों के कारण जाती है तो वो भी बहुत है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं आंकड़ा 1 लाख के पार है। ये ऑफिशियल तो नहीं है, फिर भी अगर इसको आप 10,000 पकड़ के भी चलो तो ये बहुत बड़ा नंबर बनता है। सरकारी अस्पतालों की कमी के कारण होने वाली मौतों के कई कारण हो सकते हैं। उनमें से कुछ हैं प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच की कमी, दवाओं या उपकरणों की कमी या वहाँ के स्टाफ की कमी। तो ये कई कारण हो सकते हैं उनकी मौतों के, लेकिन इनमें से ये कुछ कारण थे। WHO के अनुसार केवल गलत दवाओं और नुस्खों के कारण दुनिया भर में स्वास्थ्य प्रणालियों को लगभग 42 बिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है। इसी पैसे को अगर मेडिकल हॉस्पिटल्स में लगाया जाए तो वहाँ की फैसिलिटीज बढ़ेंगी तथा आम जनता के लिए वहाँ पे सुविधाएं और बढ़ेंगी। तो मेरे को करंट गवर्नमेंट और खासकर मोदी जी से उम्मीद है कि वो इस तरफ भी ध्यान देंगे, जैसे कि उन्होंने भारत का इंफ्रा अच्छा बनाया है तो वहाँ की मैनेजमेंट पर भी वो ध्यान देंगे। अब हम जानते हैं बढ़ते हुए कोरोना के बारे में। जो पिछले कुछ दिनों में कोरोना बढ़ता जा रहा है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि
यह JN1 वेरिएंट कोरोना के अन्य वेरिएंट से ज़्यादा संक्रामक है, तो इसका फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा है। हालांकि JN1 वेरिएंट और पेरोल वेरिएंट को WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की लिस्ट में से। अब ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इसमें उन वेरिएंट को शामिल किया जाता है जिन पर किसी भी प्रकार की कोई वैक्सीन या डोज का किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं होता है, तो इनके फैलने का खतरा। अब हम जानते हैं क्या भारत इस नए कोरोना वेरिएंट के सामना करने के लिए तैयार। सबसे पहले जानते हैं पिछले 2 सालों में भारत ने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया है, अस्पतालों की संख्या में वृद्धि की है तथा नए स्टाफ को भी भर्ती किया है। भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम दुनिया के सबसे बड़े अभियानों में से एक। भारत में कुल 15 लाख से अधिक हॉस्पिटल बेड्स हैं, पर जैसा कि हमने आपको बताया, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार प्रोग्रेस हो रही है, जो कि इसका क्रेडिट करंट गवर्नमेंट को ही जाता है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक जय श्री राम।